हाय गाइस, आई एम सीए अंगद अग्निहोत्री। आज से हम स्टार्ट करेंगे आईडीटी का इनडायरेक्ट टैक्स का रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में, सर ये रिवीजन किस अटेम्प्ट के लिए है और किस कोर्स के लिए है? तो मैं आपको बता दूं 2021 में जितने भी आपके एग्जाम हैं, चाहे वो सीए के हों, सीएस के हों या सीएमए के हों, हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, नवंबर एंड दिसंबर एग्जाम्स में अगर कोई अमेंडमेंट आती है, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं, आती है तो उसका भी मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, पर वैसे ये पूरे 2020 में एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अब फिर बच्चे पूछते हैं सर सीए, सीएस और सीएमए तीनों अलग कोर्सेज हैं तो सबको सेम रिवीजन क्यों? तो बच्चे एक्ट तो एक ही है ना, जीएसटी एक्ट तो एक ही है। अब एक्ट में से ऐसा तो है नहीं कुछ नया डाल देंगे सीए वाले या कुछ नया डाल देंगे सीएमए या सीएस वाले। एक्ट तो एक ही है, सब पे एप्लीकेबल है। हाँ, थोड़ा लेवल अप डाउन होता है एग्जाम में पूछने के लिए, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंटर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे। फाइनल लेवल पे डिफरेंस आएगा, मानता हूं। इंटर लेवल पे ऑलमोस्ट सेम चलेगा, तो आप नॉलेज ही गेन करोगे थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तो। और बहुत डीप में नहीं जाएंगे बच्चे, एग्जाम के लिए रहेंगे, मुझे पता है रिविजन है। ठीक है सर, तो सर कैसे होगा रिवीजन? चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे रिवीजन। हाँ, आपको क्या करना है, जैसे मैं आज एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डालूंगा, एमसीक्यू डालूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आपको डाउट आता है कुछ सॉल्व करने में, कुछ प्रॉब्लम होती है, या पूरे भी वीडियो में किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट या कुछ भी पूछना हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस मेल आईडी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर्स कर दूंगा। दूसरी चीज, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं, तो आपको क्या करना है, आपको हर वीडियो पे कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी या आपको कितना समझ आया या कितनी आपके लिए हेल्पफुल थी। अब हो सकता है आप मेरे पर्सनल स्टूडेंट हो, जिनको मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूं या ऑनलाइन मोड से पढ़ाता हूं, चाहे दिल्ली के हो या कहीं के भी हो सकता है आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, कोई भी हो, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स सेम हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसी भी लगी क्लास प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे फीडबैक मिलेगा और जैसा मेरा फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंग तो मैं इंप्रूव कर पाऊंगा। वीडियोस बैक टू बैक आती रहेंगी, पर हाँ, आपके कमेंट्स देखेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो ही तो मैं और अच्छे से बना पाऊंगा क्लासेस। क्योंकि कोई भी चीज आपको पता है, वन वे तो नहीं पॉसिबल है ना, टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ही तो चीज आगे अच्छी लगेगी। ठीक है, समझ के क्या करना है आपको, इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना है, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर देना। अच्छा लगा तो वो फीडबैक, अच्छा नहीं लगा तो वो भी फीडबैक, पर फीडबैक दो। ठीक है, क्योंकि आप ग्रो करोगे जैसे पढ़ के, वैसे आपके फीडबैक से मैं ग्रो करूंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सर सर एक बात तो बताओ, टैक्स कितने टाइप का होता है सर? बेटा रिवीजन क्लास है, यहां बताओ, हाँ बता दो ना सर एक बार। तो बच्चे टैक्स होता है दो टाइप का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या? जिसने इनकम अर्न करी, जिसने इनकम अर्न करी उसी ने टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। एग्जांपल, सैलरी का इनकम टैक्स। आपके पापा कहीं जॉब करते होंगे, उनको बदले में सैलरी मिलती है, उनकी इनकम होती है, आपके पापा क्या करते हैं, उस इनकम पे टैक्स निकालते हैं, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। डायरेक्ट मतलब जिसने इनकम अर्न करी, डायरेक्टली उसी ने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसका उल्टा। मैं ये पेन खरीदने मार्केट गया, जब मैंने पेन परचेज किया, मान लो ये पेन था 100 रुपीज का, शॉपकीपर ने मुझे 100 का पेन नहीं दिया, उसने बोला भाई साहब इस पे जीएसटी भी लगेगा, मान लो 20% का, मान लो 20% का। तो मैंने शॉपकीपर को 120 रुपीज पे कर दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने 120 पे करे, मैं पेन लेके आ गया, पर क्या वो शॉपकीपर पूरे 120 रुपीज, जिसमें 20 रुपीज का जीएसटी है, अपनी पॉकेट में रख सकता है? आंसर इज नो। उसको वो 20 रुपीज गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो टैक्स का अमाउंट है। सर शॉपकीपर ने चलो 20 रुपीज गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिए, पर ये 20 रुपए उसकी पॉकेट से निकले थे या आपने जिसने पेन खरीदा था उसकी पॉकेट से निकले थे? मेरी पॉकेट से निकले थे। उसने तो खाली गवर्नमेंट तक डिपॉजिट किया है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
डिपॉजिट कोई और कर रहा है पर बर्डन तो मेरे पे था, निकला तो मेरी पॉकेट से ही था। यह है इनडायरेक्ट टैक्स। डिपॉजिट कोई और करेगा, बर्डन किसी और पे आएगा। पहला एग्जांपल तो ये हो गया। सेकंड एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या होता है? प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी उसी के प्रोपोर्शन में इनकम टैक्स भी इंक्रीज होगा। याद करो, हमने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 5 लाख की इनकम तक 5%, उसके ऊपर 20% टैक्स, उसके ऊपर 30% टैक्स, फिर सरचार्ज। यानी जितनी इनकम बढ़ रही है उतना आपका टैक्स का बर्डन भी बढ़ रहा है। यानी इनकम और टैक्स सेम प्रोपोर्शन में है, इसलिए इनकम टैक्स को या डायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है प्रोग्रेसिव। जीएसटी इसका उल्टा, इसे हम प्रोग्रेसिव नहीं बोल सकते क्योंकि ये रेट में कांस्टेंट है। अब मैं एक पेन खरीदने जाऊं या विराट कोहली, एमएस धोनी एक पेन खरीदने जाए, क्या मेरी और उनकी इनकम सेम है? हमारी इनकम बिल्कुल सेम नहीं है। वो उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। पर अगर हम दोनों ही ये पेन खरीदने गए जिसपे 20% का जीएसटी है, तो क्या शॉपकीपर मुझसे कम जीएसटी चार्ज करेगा, उनसे ज्यादा चार्ज करेगा? बिल्कुल नहीं। जीएसटी गुड्स या सर्विस पे लगता है सर, उसको आपकी इनकम से क्या लेना देना है? बिल्कुल। इसीलिए जीएसटी क्या है? कांस्टेंट इन रेट एंड रिग्रेसिव इन नेचर। और लास्ट में एग्जांपल्स, डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल होते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। वैसे वेल्थ और गिफ्ट टैक्स हट चुके हैं, खाली इनकम टैक्स ही है, और जीएसटी और कस्टम ड्यूटी हो जाते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स। बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया। अब चलते हैं आगे। डायग्राम देख सकते हो। डायरेक्ट टैक्स, जिस पे बर्डन आया वही डिपॉजिट करेगा। आईडीटी, हम बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, मुझे देना था, पॉकेट से मेरे ही निकलेगा, पर डिपॉजिट सामने वाला बंदा गवर्नमेंट को करेगा। ओके सर। अब सर एक बात आती है, सर हम टैक्स जमा क्यों करें, क्यों दे टैक्स गवर्नमेंट को? कोई बोलेगा सर मोदी जी ने बोला टैक्स देना है। ऐसा थोड़ी ना होता है। कल को मोदी जी बोल दें भाई साहब तुम्हारे पास फोन है, हाँ मोबाइल तो है मेरे पास। कल को मोदी जी बोले मित्रों जिसके पास घर में फोन है सारे फोन लाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दो, हमने एक फोन टैक्स निकाला है, दे दोगे फोन? सर ऐसे कैसे दे देंगे, हमने खरीदा है अपने पैसों से, हम क्यों दे देंगे फोन? क्यों भाई, इनकम भी तो तुम अर्न करते हो, क्यों टैक्स पे करते हो उसके ऊपर? कंफ्यूज मत हो, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर कोई टैक्स इंपोज करना है तो उनको पावर चाहिए होती है। ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बन सकता। इंडिया की गवर्नमेंट को भी पावर चाहिए होती है, और वो मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखे हैं बहुत सारे जो वेरियस पावर्स देते हैं गवर्नमेंट को। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए लॉ लेके आओ बेटा। क्या लेके आओ? लॉ। जैसे कि इनकम टैक्स कलेक्ट करना है तो इनकम टैक्स का एक्ट बना, जीएसटी कलेक्ट करना है जीएसटी का एक्ट बना, कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करनी है कस्टम का एक्ट बना। यानी कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? लॉ। अच्छा, यानी गवर्नमेंट को एक पावर मिल गई कि लॉ बनाओ तो टैक्स ले जाओ। किसने बोला? आर्टिकल 265 ने बोला। अब बताती है सर लॉ कौन बना सकता है? लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। ये लिखा है 245 में। बेटा याद करने पड़ेंगे आर्टिकल नंबर, एमसीक्यू बनता है तभी टाइम लगा रहा हूं यहां पे, ऐसा नहीं है कि मजाक में खींच रहा हूं, क्वेश्चन आते हैं यहां से। अच्छा, टैक्स लगाने के लिए क्या लॉ चाहिए? कहां बोला? आर्टिकल 265 में। लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। कहां लिखा है? आर्टिकल 245। पर सर टैक्स तो बहुत तरह के होते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, उसके पहले वैट था, एक्साइज था, और गवर्नमेंट होती हैं दो तरह की, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दोनों लड़ मरेंगे आपस में, ये मेरा, वो टैक्स मेरा, वो टैक्स मेरा। तो चलो पावर तो दे दी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था कि हे स्टेट गवर्नमेंट ये वाला टैक्स तेरा, हे सेंटर गवर्नमेंट ये वाला टैक्स तेरा, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूं, आपस में नहीं लड़ेंगे। यानी कि टैक्स के लिए चलो लॉ चाहिए, लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, पर डिस्ट्रीब्यूशन भी करके दिया कि किसका कौन सा टैक्स, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किया आर्टिकल 246 ने। 265 ने बोला लॉ बनाओ, 245 ने बोला लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। 246 ने क्या किया? पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 3 लिस्ट बनाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब वो सारी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई। स्टेट लिस्ट मतलब वो सारी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास गई। कॉन्करेंट थोड़ी देर में आऊंगा मैं। और पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन लिस्ट ने कौन कौन सी पावर दे दी भाई। लिस्ट में होते हैं बेटा एंट्री नंबर, ये याद रखना, क्वेश्चन घुमा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं आर्टिकल नंबर, और लिस्ट में होते हैं एंट्री नंबर। यूनियन लिस्ट किसको पावर दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82, 1 2 3 4 5 करते 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 82 तक पहुंचे ना, तो दिख गया 82 ने बोला इनकम टैक्स अगर कोई लगा सकता है, इंपोज कर सकता है, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी इनकम टैक्स किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ओके। ऐसे ही 83 ने क्या बोला? कस्टम ड्यूटी किसी को मिलेगी, तो वो किसको मिलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी दो चीजें पता लग गई बच्चे, इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी किसके पास जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके सर, इसको अभी रोक के रखो 84 को। अब चलते हैं स्टेट लिस्ट में कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, तभी सर, तभी इनकम टैक्स पढ़ते हुए 10 सबसेक्शन 1 में हमने एग्जेम्पशन देखी थी कि एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता। क्यों? पावर ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हे सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स तुम ले जाओ, पर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाने देंगे, क्योंकि वो पावर किसको दी है? स्टेट गवर्नमेंट को। कहां लिखा है? स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ही लगा सकती है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स। और प्रैक्टिकल बताऊं तो इंडिया में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लगाया हुआ है। पता है जब लगाओगे फार्मर्स वोट नहीं करेंगे, आप इलेक्शन हार जाओगे। वैसे ही हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट पे रहते हैं, सुसाइड इतना कर रहे हैं, कहां से टैक्स पे करेंगे? इसलिए उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता। पर अगर कभी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा तो कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ओके सर, इसको अभी रोक के रखो, आगे चलते हैं। अब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सर कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसे आइटम्स जिसपे स्टेट गवर्नमेंट भी अपना लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना लॉ बना सकती है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपना लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना लॉ बना सकती है। दोनों मिलके नहीं, साथ में नहीं, अलग अलग। जैसे कि एजुकेशन, कुछ स्कूल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे केंद्रीय विद्यालय, कुछ स्कूल्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जैसे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल्स। यानी एजुकेशन एग्जांपल हो गया कॉन्करेंट लिस्ट का, कि एजुकेशन पे लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, एजुकेशन पे लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी है। ऐसे ही होते हैं डिफेंस के एरियाज। डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है। यानी कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम होते हैं बच्चे, इस पे लॉ दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। सर मतलब यूनियन लिस्ट पे हो गया सेंटर, स्टेट हो गया स्टेट, कॉन्करेंट हो गया दोनों अलग अलग। जीएसटी कहां से ले आए? जीएसटी तो दोनों ने साथ मिलके बनाया है। वन नेशन वन टैक्स बोला था मोदी जी ने, ये थोड़ी बोला था सेंटर वाले भी अपना लॉ बनाएंगे, स्टेट वाले भी अपना लॉ बनाएंगे, ये थोड़ी ना बोला था। तो जीएसटी कहां से आ गया? पावर ही नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता तो यूनियन लिस्ट में लिखा होता, स्टेट को मिलता स्टेट लिस्ट में लिखा होता, दोनों अपना अपना बना रहे होते तो कॉन्करेंट में लिखा होता। पर हमने तो सुना था सर जीएसटी दोनों साथ मिलके लाए हैं, एक साथ बनाया है, वो तो पावर ही नहीं थी, कैसे बना दिया? तो बेटा जीएसटी लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। हां, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 246 ने पावर डिवाइड की थी ना। 246 ने क्या बोला था? यूनियन लिस्ट की पावर सेंटर की, स्टेट की पावर स्टेट की, कॉन्करेंट की, दोनों की। अब कॉन्स्टिट्यूशन में नया आर्टिकल लेके आए 246A,
अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कोई बदल दिया। हाँ, नया आर्टिकल लेके आए जिसने बोला दोनों मिलके बना सकते हैं साथ में जीएसटी। 246A ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर कलेक्टिवली एक एक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। समझ आ गया? ठीक है, याद रखना एग्जाम में आ सकता है। जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुई। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, बाकी सारे टैक्सेस एंट्री नंबर से आए हैं। इनकम टैक्स 82, एग्रीकल्चर 46, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं। जीएसटी एंट्री से नहीं, जीएसटी आर्टिकल से आया है, क्योंकि उसके लिए अलग ही आर्टिकल बनाना पड़ गया 246A। ये बात याद रखना, जीएसटी एंट्री से नहीं है, जीएसटी आर्टिकल से है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगेगा जीएसटी एक्ट। ओके, पर ये पता है जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से थे? सर वैट था, और मुझे लिख के बताओ ना एक बार क्या क्या था। सर एक तो हमारे पास था वैट, ओके बेटा वैट था। और क्या था सर? एक्साइज ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी। और क्या था सर? सर्विस टैक्स था। ठीक है बेटा, ये तीन लगते थे पहले, और भी लगते थे, तीन मेजर लगते थे। वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये दोनों जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब क्या हुआ, अब तो जीएसटी आ गया। पर जीएसटी आया, 246A ने बोला सेंट्रल स्टेट बनाओ अपना लॉ, पर 5 गुड्स आज भी एक्साइज के अंदर ही है जिन पे जीएसटी नहीं लगता। एमसीक्यू बन सकता है, ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आज जीएसटी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी ही है? वो है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 5 गुड्स ऐसे हैं जिसपे आज भी एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा। तो सर जीएसटी कब लगेगा इन पे? जीएसटी इन पे तब से लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करके देगी। सर जीएसटी काउंसिल क्या होता है? तो सुनो, जीएसटी काउंसिल क्या होता है। आर्टिकल 279A बना, 279A बना, जिसने फॉर्म करी एक काउंसिल, यानी कुछ एक कमेटी फॉर्म करी जिसका नाम दिया जीएसटी कमेटी या जीएसटी काउंसिल। क्यों बनानी पड़ी ये कमेटी? क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा था 1947 से आज तक, पहली बार कि एक ही चीज पे दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट साथ मिलके काम कर रहे हैं। बच्चे अब खुद बताओ, अपने घर में बताओ, सास और बहू साथ में काम करते हैं तो क्या जो बेटा होता है वो मीडिएटर का रोल प्ले करता है? बिल्कुल करता है। एक तरफ बेटे की मां है, एक तरफ बीवी है, मीडिएटर तो चाहिए ना जो लड़ाई सॉल्व करा के देगा। ऐसे ही सेंटर और स्टेट साथ में काम कर रहे हैं, एक मीडिएटर तो चाहिए था, बना दिया जीएसटी काउंसिल। और पता है क्या पावर दी? सारी पावर दे दी काउंसिल को, बोला जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ भी करना होगा। कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल। सर कौन कौन है इस कमेटी के अंदर? जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो बनेगा इसका चेयरपर्सन, और जो हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे वो बनेंगे उस कमेटी के मेंबर। आगे भी लोग होते हैं कमेटी के अंदर, रीडिंग मार लेना आप। मेनली चेयरपर्सन कौन है? इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर। और मेंबर कौन है कमेटी के? बाकी सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर। एमसीक्यू आता है इसमें, ठीक है। ओके सर, क्या करती है काउंसिल? हर काम जीएसटी का, कि कितना होना चाहिए गुड्स के ऊपर या सर्विस के ऊपर टैक्स का रेट, किसी को एग्जेम्पशन देनी है क्या, रजिस्ट्रेशन कब कराना है, यानी सब कुछ जो भी चाहिए है जीएसटी के रिगार्डिंग, हर चीज कौन बनाएगा? जीएसटी काउंसिल। आपस में डिस्प्यूट हो गया, कौन सॉल्व करेगा? जीएसटी काउंसिल। अब वही वापस आता हूं, ये 5 गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन 5 गुड्स जो अभी भी एक्साइज में है, बाकी सब जीएसटी में है, ये 5 आज भी एक्साइज लग रहा है इनके ऊपर। ये जीएसटी में कब से आएंगे? जब काउंसिल बोलेगी तब से आएंगे। अब वापस लेके जाता हूं यहां पे। इसी वजह से एंट्री नंबर 84 ने बोला आज भी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे, डीजल पे, मोटर स्पिरिट पे, नेचुरल गैस पे, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे क्या लग रहा है? एक्साइज ड्यूटी। किसको मिल रहा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जैसे ही इन 5 को मैन्युफैक्चर करोगे
तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनको जब सेल करोगे, क्या करोगे? सेल करोगे, तो क्या लगेगा? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कहां लिखा हुआ है? स्टेट लिस्ट में। यानी कि 5 ऐसे गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, आज भी मैन्युफैक्चर होते हैं, क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। ये 5 सेल होते हैं, क्या लगता है? वैट किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है सर। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, स्पेशल पॉइंट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स कहां लिखे हुए हैं? देखो बेटा ध्यान से, कहां लिखे हुए हैं सर? ये यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। सर टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही है। हां, टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही है, पर एक बात बताओ, टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी तो लग रही है, पर क्या यहां मना किया था कि जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं सर, जीएसटी खाली 5 चीजों को मना किया है, टोबैको को मना ही नहीं किया है। बिल्कुल, यानी टोबैको पे डबल टैक्सेशन है, पहले एक्साइज ड्यूटी लगेगा, फिर जीएसटी भी लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोबैको पे डबल टैक्सेशन है, पहले एक्साइज ड्यूटी लगेगा, फिर जीएसटी भी लगेगा। हो, यानी पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इस पे एक्साइज है बनाते हुए, सेल करते हुए वैट है, पर टोबैको पे मैन्युफैक्चर करते हुए एक्साइज भी है, जीएसटी भी है, सेल करते टाइम तो जीएसटी है ही। ओहो, अच्छा ये बात है, टोबैको याद रखना। इसके बाद सर हमने एक चीज और सुनी थी, मैंने कहा बोलो बच्चे। सर अल्कोहल कहां गया? तो अल्कोहल पे जाने के लिए बेटा इस चैप्टर के एंड में आना पड़ेगा। देखो, जब जीएसटी की डेफिनेशन लिखी जा रही थी ना, जीएसटी की डेफिनेशन लिखी जा रही थी, डेफिनेशन में लिखा था जीएसटी में कि आज से गुड्स और सर्विसेज के ऊपर हम लगाएंगे जीएसटी, और यह बोल दिया कि उन 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर आज जीएसटी नहीं है। किनके ऊपर? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पर जब से काउंसिल बोलेगी तब से आ जाएगा। काउंसिल का हेड कौन है? इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर। कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट ने बोला सर, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला सर, दारू हमारी है, हमारी थी, हमारी रहेगी। क्या बोला स्टेट गवर्नमेंट ने? दारू हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। मतलब अल्कोहल पहले भी स्टेट गवर्नमेंट का था, आज भी स्टेट गवर्नमेंट का है, कल भी स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। हम काउंसिल की बात ही नहीं मानेंगे, हमको तो जीएसटी की डेफिनेशन में लिख के दो कि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लग सकता। तो लिखा जीएसटी मींस ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब अगर पीने के लिए अल्कोहल वाली बात करूं, जब मैन्युफैक्चर होगी तो एक्साइज ड्यूटी स्टेट वाली, सेंटर की नहीं, स्टेट वाली, और जब सेल करोगे तो वैट भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। मतलब डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया, काउंसिल के पास भी पावर नहीं है अल्कोहल को जीएसटी में लाने की। अल्कोहल को जीएसटी में लाना है तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। यानी 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं जो आज तो नहीं है जीएसटी में, पर काउंसिल बोले तो आ जाएंगे? मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, और कौन सा रह गया? पेट्रोलियम क्रूड। टोबैको पे क्या है सर आज? टोबैको पे आज एक्साइज भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जीएसटी भी मैन्युफैक्चर पे, सेल करता है भी जीएसटी है। अल्कोहल पे क्या है आज? अल्कोहल मैन्युफैक्चर करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज है, अल्कोहल सेल करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट का वैट है, जीएसटी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। आओ दिखाओ इसके डायग्राम, सॉरी मतलब इसका चार्ट में दिखा देता हूं। ये देखो, इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट के पास आज एक्साइज मिलेगा स्टेट का, लिकर बनाते हुए, ओपीएम बनाते हुए, मतलब ओपीएम मतलब अफीम बनाते हुए, और जब सेल करोगे तो अल्कोहल पे लगेगा आपका स्टेट का वैट। क्लियर हो गया पॉइंट? ये 3 पे क्वेश्चन बनता है। अब रिवाइज करा दूं, नॉर्मली हर गुड्स को आज, नॉर्मली जनरली हर गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे
तो मैन्युफैक्चर पे भी जीएसटी, सेल पे भी जीएसटी। 5 गुड्स ऐसे हैं, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। आज मैन्युफैक्चर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज, आज सेल किया, स्टेट गवर्नमेंट का वैट। टोबैको आज मैन्युफैक्चर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज, साथ में जीएसटी, आज सेल करूंगा जीएसटी। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मैन्युफैक्चर किया, एक्साइज पर स्टेट गवर्नमेंट का, सेल किया आज, वैट किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से 5 गुड्स हैं जो आज तो नहीं है जीएसटी में पर काउंसिल बोलेंगी तो आ जाएंगे, ये 5। अल्कोहल को क्या काउंसिल ला सकती है जीएसटी में? नहीं बेटा, अल्कोहल को अगर जीएसटी में लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, क्योंकि पावर ही नहीं है, जीएसटी में लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है सर, समझ आ गया। सर हम क्यों लेके आए जीएसटी? पहले चल तो रहा था वैट, एक्साइज वगैरह। तो ये 5 पॉइंट है, इसकी रीडिंग कर लेना आप, रिवीजन है ना बेटा, इसकी डी पे नहीं जा सकता, रीडिंग कर लेना, पता लग जाएगा आपको। ये डायग्राम है कि कौन कौन से टैक्सेस अब जीएसटी में आ चुके हैं, रीडिंग करना, काम करनी खास को। यहां अच्छा, इंडिया में बेटा डुअल मॉडल। क्या होता है डुअल मॉडल? आओ समझाऊं। देखो, क्योंकि साथ मिलके काम कर रहे हैं सेंटर और स्टेट, तो क्या होता है, 2 तरह की सप्लाई होती है। सप्लाई मतलब अभी समझो आप सेल, अगला चैप्टर में बताऊंगा, बहुत कुछ होता है सप्लाई का मतलब। अभी समझो सेल को बोल रहा हूं मैं, सप्लाई अभी के लिए सिर्फ। हाँ, इंट्रा स्टेट यानी सेम स्टेट, एक ही स्टेट में अगर सेल हो रहा है, मतलब दिल्ली का बंदा दिल्ली में सेल कर रहा है, मुंबई का बंदा मुंबई में सेल कर रहा है, हरियाणा का बंदा हरियाणा में सेल कर रहा है, मतलब सेम स्टेट में सेल हो रही है। दूसरा होता है बच्चे इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरा, दिल्ली का बंदा हरियाणा सेल कर रहा है, राजस्थान का बंदा महाराष्ट्र सेल कर रहा है, तमिलनाडु का बंदा दिल्ली सेल कर रहा है, यानी इंटर मतलब डिफरेंट स्टेट। और बता दूं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को भी इंटर स्टेट माना जाता है। सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री से होता है, इंटर कंट्री नहीं बोलते हैं, नहीं, हम इंटर स्टेट ही बोलते हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में परचेज सेल हो गया, उसे क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। अब समझो यहां पे ध्यान से, अगर सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है, मतलब सेल हो रही है, तो 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। मतलब अगर मैंने ये पेन सेल किया, मान लो 500 रुपीज का, जिसपे मान लो 12% का जीएसटी लगना था, मैंने 500 का पेन सेल किया, दिल्ली का पेन दिल्ली में सेल कर दिया, 500 रुपीज की सप्लाई है, 12% टैक्स लगना चाहिए था। तो अब क्या करूंगा, जो टोटल रेट है ना, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये बनेगा 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। 500 6% हो गया, 5 से 30, 30, चेक भी कर लेता हूं एक बार, 500 इंटू 6%, 30, टोटल अमाउंट 560। यानी कि इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट में जब भी सेल होगा तो 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है सर। ऐसे अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी में सेल करते हो तो लगेगा आपका सीजीएसटी, साथ में यूटीजीएसटी, मतलब स्टेट की जगह यूटीजीएसटी लग जाएगा, पर सेंटर तो लगेगा ही लगेगा। यानी जब भी इंट्रा स्टेट सेम स्टेट में सेल होगी तो 2 जीएसटी लगेंगे। कौन कौन से? सीजीएसटी तो कंफर्म है, अब अगर स्टेट में हो रहा है तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है तो सीजी तो लगना ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना शेयर लेके जाएगी, अब एसडी की जगह क्या बोल देंगे? यूटीजीएसटी। और जब भी इंटर स्टेट होगी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई होगी, तो हमेशा एक ही टैक्स लगेगा। कौन सा? आईजीएसटी। आईजीएसटी, इंटर स्टेट में एक ही टैक्स आईजीएसटी, फुल रेट से, फुल रेट 18% है तो 18%, 12 है तो 12, 6 है तो 6, फुल रेट से आईजीएसटी। पर सर आपने तो कहा था कि साथ मिलके काम करते हैं इंटर और स्टेट। हाँ, साथ मिलके काम करते हैं। आईजीएसटी हम पूरे रेट से सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। किसको देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप कुछ शेयर अपना रखती है और कुछ स्टेट को दे देती है। सर एक बात बताओ,
इंटर स्टेट दो हो गए स्टेट्स, मतलब मान लो हरियाणा के बंदे ने सेल करी है तमिलनाडु में, हरियाणा के बंदे ने सेल करी है तमिलनाडु में। चलो मैंने आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया, आईजीएसटी पे कर दिया, पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर तो रख लेगी, बाकी आधा किसको देगी, हरियाणा को या तमिलनाडु को? आंसर है तमिलनाडु को, क्योंकि जीएसटी है बेटा आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां गुड्स का डेस्टिनेशन हो रहा है उसको मिलेगा जीएसटी। ठीक है सर, एमसीक्यू बनता है आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? पूरे का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको? अपने बीच और डेस्टिनेशन स्टेट के बीच। क्लियर? क्लियर, ठीक है। आओ दिखा दूं, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है सेम स्टेट तो सीजीएसटी तो लगेगा ही, साथ में या तो एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। और जब जब इंटर स्टेट होगा तो क्या लगेगा? हमेशा आईजीएसटी। कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपोर्शन करेगी अपने बीच और डेस्टिनेशन स्टेट के बीच। ठीक है, अब सुनो बहुत ध्यान से, अमेंडमेंट हुई है यहां पे, यूनियन टेरिटरीज में छेड़छाड़ की गई है। फिर बोल दूं, जीएसटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जीएसटी के अकॉर्डिंग, वैसे नहीं, जीएसटी के अकॉर्डिंग आज ये 5 हैं आपके यूनियन टेरिटरीज। जीएसटी के अकॉर्डिंग ये 5 हैं आपके यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। पहले अलग अलग थे, अब मर्ज होके एक बन चुके हैं। आज दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है बच्चे। लद्दाख, चंडीगढ़, 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़। इन पांचों में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, मतलब अंडमान का बंदा अंडमान बेच रहा है, लक्षद्वीप का लक्षद्वीप बेच रहा है, दमन एंड दीव दादर हवेली का दमन एंड दीव दादर हवेली बेच रहा है, लद्दाख का लद्दाख में, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। क्लियर? पर सर 3 यूटी और भी तो होते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। हां, 3 यूटी और होते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। पर ये यूनियन टेरिटरी तो हैं, पर यहां पे इनके पास स्टेट का लेजिस्लेचर है। क्या है? स्टेट का लेजिस्लेचर। आपने सुना होगा दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, जम्मू कश्मीर में भी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, पौंडीचेरी में भी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं। दिल्ली में कौन है स्टेट गवर्नमेंट का सीएम? कौन है सर? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। हां, तो अगर किसी यूनियन टेरिटरी में स्टेट का लेजिस्लेचर है, यानी कि स्टेट के इलेक्शन होते हैं, तो वो यूटी तो है, पर जीएसटी के लिए वो स्टेट है। बात याद रखना। ऐसे कौन से 3 स्टेट है जिनके पास, कौन से 3 यूटी हैं जिनके पास स्टेट का लेजिस्लेचर है? दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर दिल्ली के बंदे ने दिल्ली में सप्लाई किया तो सीजीएसटी तो लगेगा, पर यूटी नहीं, एसजीएसटी लगेगा। क्यों? दिल्ली को स्टेट मानेंगे। पौंडीचेरी के बंदे ने पौंडीचेरी में सप्लाई किया, सीजी तो लगेगा, साथ में यूटी नहीं, एसजीएसटी लगेगा। क्यों? पौंडीचेरी के पास भी स्टेट लेजिस्लेचर है। सेम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। एक बात बताओ चलो मुझे आप, पहले तो दादर नगर हवेली अलग था, दमन एंड दीव अलग था। ये एग्जाम में आ सकता है जो बता रहा हूं। पहले दादर नगर हवेली अलग था, दमन एंड दीव अलग था। तो पहले क्या होता था? दादर एंड नगर हवेली एक यूटी था, उसने सप्लाई किया दमन एंड दीव को, एक यूटी ने दूसरे यूटी को सप्लाई किया, तो लग जाता था आईजीएसटी। पर अब दोनों एक ही हैं। अब दमन एंड दीव के बंदे ने अगर दादर एंड नगर हवेली में सप्लाई किया, ये एक ही यूटी है, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, क्योंकि अब ये इंटर नहीं बचा, अब ये इंट्रा स्टेट हो गया। ठीक है? ठीक है सर जी, ये पॉइंट अभी छोड़ दो, बाद में क्लियर कराऊंगा आपको, ये भी छोड़ दो। ऐसे बताओ, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही थे, अब अलग हो चुके हैं। अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर भी यूटी है, पर इलेक्शन होते हैं तो स्टेट बोला जाएगा। अब लद्दाख क्या है? यूटी। जम्मू कश्मीर क्या है?
स्टेट जीएसटी के लिए। तो अब लद्दाख का बंदा अगर जम्मू कश्मीर सप्लाई करेगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। ऐसे जम्मू कश्मीर का बंदा अगर लद्दाख सप्लाई करेगा क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्योंकि भाई अलग हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको तो मिलने वाला है कि दमन एंड दीव के बंदे ने दादर एंड नगर हवेली को सप्लाई किया तो क्या लगाओगे, आईजीएसटी? नहीं, अभी एक ही यूटी है, क्या लगाओगे, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। क्लियर? क्लियर सर, ओके। आओ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये खाली बताएंगे क्रेडिट कैसे मिलता है। पहले जान लो होता क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो मिस्टर बी, मिस्टर ए, मिस्टर ए ने सप्लाई किया मिस्टर बी को 10,000 रुपीज का सामान। इस पे जीएसटी है मान लो 12% का, तो टोटल कॉस्ट पड़ गई होगी 10,000 प्लस 12%, 11,200 की। मिस्टर बी ने क्या किया होगा, 11,200 पे किए होंगे, गुड्स लेके आ गया होगा अपने पास। मिस्टर बी ने आगे सप्लाई कर दिया मिस्टर सी को, मान लो 20% वैल्यू एडिशन, मतलब अपने खर्चे और अपना प्रॉफिट रखा 20% का। अब मिस्टर बी कह रहा है मैं तो 11,200 पे करके आया हूं, मैं 20% प्रॉफिट 11,200 पे लगाऊंगा, पर गवर्नमेंट रोकती है। गवर्नमेंट कहते हैं भाई साहब 11,200 में से ना 1,200 तो जीएसटी का अमाउंट था, टैक्स के ऊपर क्यों अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा रहे हो, ये तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाएगा। तो अब एक काम करो, टैक्स को भूल जाओ। पिछली पार्टी को टैक्स के अलावा कितना अमाउंट दे के आए थे, मैंने कैसे कैसे भूल जाऊं, मैं तो 11,200 दे के आया हूं। गवर्नमेंट ने बोला रुक तो सही, एक बार बताऊंगा क्या करना है। अभी बता टैक्स के अलावा पिछली पार्टी को कितना अमाउंट दे के आए, मैंने कहा 10,000। तो उसने बोला, गवर्नमेंट ने बोला उस पर जोड़ वैल्यू एडिशन। मैंने कहा ठीक है, 10,000 प्लस 20% यानी कि 12,000 का सामान अब मैं मिस्टर सी को बेचूंगा। इस पे लगाओ फिर से 12% का जीएसटी, मानते हैं जीएसटी रेट 12% ही है, तो 12,000 इंटू 12%, 1440 जीएसटी का अमाउंट आ गया। टोटल बन गया 13,440। मिस्टर सी 13,440 पे करेगा, अपने घर चला जाएगा। अब मिस्टर बी कह रहा है सर 1,440। जब मैंने, सुनना ध्यान से, मिस्टर बी क्या बोल रहा है गवर्नमेंट को, भाई साहब सामने वाली पार्टी को सेल किया, आउटवर्ड सप्लाई करी, मेरे पास से गुड्स गए ना, जब मैं सेल करता हूं गुड्स जाते हैं मेरे पास से, आउटवर्ड सप्लाई में 1440 का जीएसटी आया मेरे पास, जो मैंने आपको जमा करना है। मिस्टर बी गवर्नमेंट को क्या बोल रहा है, आउटवर्ड सप्लाई में 1440 का जीएसटी है जो आपको जमा करना है, पर ये जो मैंने सप्लाई करा, जब मैं खरीद के लाया था ये गुड्स, उसमें 1,200 का जीएसटी ऑलरेडी पिछली पार्टी को दे चुका हूं, जो आप तक पहुंच चुका है, और इस जीएसटी के ऊपर मैंने अपना प्रॉफिट ऐड नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट आपने मुझे रोक दिया था। मतलब मिस्टर बी कह रहा है मेरे आउटवर्ड सप्लाई में 1440 का जीएसटी है, और जब मैंने परचेज किया था मेरे इनवर्ड सप्लाई में 1,200 का जीएसटी था। तो गवर्नमेंट ने बोला हां, इसीलिए कहा था प्रॉफिट मत ऐड कर टैक्स के ऊपर। क्यों, तेरे आउटवर्ड में से इनवर्ड को माइनस करेंगे, 1440 में से 1200 माइनस करेंगे, और जो बच जाएगा अमाउंट उतना ही हमें डिपॉजिट कर, बाकी तू रख ले। यानी क्या करेगा बंदा, ये आउटवर्ड में से इनवर्ड को माइनस करेगा, इसे कहा जाता है इनपुट टैक्स जो पे कर रहा था उसका क्रेडिट मिल जाएगा, नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे होगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन दिखाता हूं उसके मैं आपको। मिस्टर अभिषेक ने सेल किया जतिन को 10,000 का। अभिषेक सेल कर रहा है जतिन को, हम जतिन बन के बात करेंगे। जतिन क्या कर रहा है सर, परचेज कर रहा है 10,000 रुपीज का, जीएसटी का रेट है 18%। तो जतिन ने क्या किया होगा 10,000 के साथ, अच्छा कहां का बंदा है ये, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट है हरियाणा में, तो क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। 99% के अकॉर्डिंग जीएसटी लगा दिया, 11,800 अमाउंट आ गया। जतिन ने 11,800 पे कर दिए, गुड्स लेके आ गया।
जतिन सामान आगे बेच रहा है मिस मानसी को 20% का वैल्यू एडिशन करके, प्रॉफिट वगैरह ऐड करके। जल्दी बताओ जतिन 20% का एडिशन किस पे करेगा, पूरे 11,800 पे या जीएसटी हटा के 10,000 पे? सर सिर्फ अमाउंट पे, टैक्स पे नहीं होता, क्योंकि टैक्स का मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। बिल्कुल, तो 10,000 के ऊपर 20% का वैल्यू एडिशन करा गया, गुड्स बन गए 12,000 के। जब जतिन ने मानसी को आउटवर्ड सप्लाई करी तो उस पर टैक्स बन गया 1080। अब हमारे पास इनपुट का टैक्स भी आ चुका है, आउटपुट का भी आ चुका है। अब जतिन गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट करेगा, क्या पूरा? नहीं, नेट, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड। अब बात ध्यान रखना, जब आउटवर्ड माइनस इनवर्ड करता हूं तो रूल याद रखना, सीजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा सीजीएसटी से, एसजीएसटी का मिलेगा एसजीएसटी से, यूटीजीएसटी का मिलेगा यूटीजीएसटी से। क्या बोला मैंने? सीजी का सीजी से, एसजी का एसजी से, यूटी का यूटी से, सीजी का सीजी से, एसजी का एसजी से, यूटी का यूटी से। क्रॉस नहीं होता, सीजी का एसजी से नहीं मिलेगा, एसजी का सीजी से नहीं मिलेगा, यूटी का एसजी से नहीं मिलेगा, सीजी का सीजी से, एसजी का एसजी से, यूटी का यूटी से। तो देखो मैंने बनाई टेबल, सीजी और एसजी, आउटपुट कितना था 1080। सीजी का इनपुट सीजी से माइनस, एसजी का इनपुट एसजी से माइनस, जो नेट आ गया गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन सेम है, आप ट्राई कर सकते हो। काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिसके पास नोट्स नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन। चलो अब बात करते हैं इंटरस्टेट। हरियाणा के बंदे को सेल किया, सेम स्टेट, हरियाणा का हरियाणा, क्या लगता होगा सीजी और एसजी। 10,000 के गुड्स, 18% का जीएसटी, तो लग गया जी 11,800 आ गया, 10,000 में जीएसटी 11,800 आ गया। अब राहुल भाई साहब जिसका ये इनपुट था, उसने, हरियाणा के राहुल ने राजस्थान की चंदा को सेल किया, हरियाणा के राहुल ने राजस्थान की चंदा को सेल किया। इंटरस्टेट क्या लगेगा? आईजीएसटी। कितना वैल्यूएशन? 20% का। ये हमको पता है 11,800 पे नहीं 10,000 पे होगा एडिशन, यानी 10,000 गुड बन जाएंगे 12,000 के, 12,000 बन गया, इस पे पूरा एक ही टैक्स लगेगा आईजीएसटी, क्योंकि इंटरस्टेट है 2160, टोटल आ गया 14,160। अब दिक्कत क्या हुई? राहुल कह रहा है गवर्नमेंट से, सर मेरे आउटवर्ड में जो कि मेरा इंटरस्टेट है, आउटवर्ड में आईजीएसटी है, इनवर्ड जो कि सेम स्टेट में था उसमें सीजी और एसजी है। अब मैं क्या करूं? आपने बोला क्रॉस नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने बोला क्रॉस ना सीजी का एसजी से नहीं होता, सीजी का यूटी से नहीं होता, पर आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे मिलता है, और आईजीएसटी के लिए भी क्रेडिट सबसे मिलता है, आईजीएसटी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बनाई स्टेटमेंट, आउटवर्ड में मेरे पास आईजीएसटी है 2160, कितना? 2160। इनपुट में मेरे पास सीजी और एसजी दोनों थे, दोनों को माइनस करके नेट निकल गया 360। यानी अब सुनो, सीजी का सीजी से क्रेडिट मिलेगा, एसजी का एसजी से मिलेगा, यूटी का यूटी से मिलेगा, आईजी का क्रेडिट सीजी से भी, एसजी से भी, यूटी से भी। समझ गए? यस सर। अगला क्वेश्चन डिट्टो सेम करके देखना, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ले लिया? ठीक है, फिफ्थ में कराता हूं। रिचा दिल्ली की है, उसने सेल किया हैदराबाद को, इंटरस्टेट। हमारा बंदा कौन है? आकाश। आकाश ने परचेस किया इंटरस्टेट 20,000 का, जिसपे जीएसटी लग रहा था 18%, यानी कि आकाश के पास इनपुट किसका बन गया? आईजीएसटी का, क्योंकि जब दिल्ली वाले बंदे से परचेस किया है, दिल्ली को आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, इंटरस्टेट हो गया 20,000 का 18%, 3,600। आकाश के इनपुट में क्या आ चुका है? आईजीएसटी। आकाश ने सेल कहां किया है? हैदराबाद में। हैदराबाद के बंदे ने हैदराबाद में ही सेल किया है 20% का एडिशन जोड़ के, तो
20,000 में 20% हो गया 24,000, और सेम स्टेट में सेल कर रहा तो क्या लगेगा, सीजी और एसजी, वो लग गया। ठीक है, अब हुआ क्या, आउटपुट में सीजी और एसजी, इनपुट में आईजी, क्रेडिट मिलेगा। आईजीएसटी का सबसे मिलता है, आईजीएसटी का सबके लिए मिलता है, आईजीएसटी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2160 था, आईजीएसटी का इनपुट दे दिया। सर आपने पहले सीजी में क्यों दिया, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट कहता है आईजीएसटी को पहले सीजी पे यूज करो फिर एसजी पे यूज करो। ठीक है, ठीक है, करा, नेट आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन सेम है, आप ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, यानी कैसे करना है क्रेडिट, सीजी का सीजी से, एसजी का एसजी से, यूटी का यूटी से। क्या सीजी का मिलेगा यूटी से, नो क्रॉस। सीजी का मिलेगा एसजी से, नो क्रॉस। एसजी का मिलेगा यूटी से, नो क्रॉस। क्या एसजी सीजी यूजी सबका मिलेगा आईजीएसटी से, हाँ, आईजीएसटी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या आईजीएसटी का क्रेडिट है, उसको मैं आईजीएसटी के लिए यूज कर लूं, हाँ सेम में तो कोई दिक्कत नहीं, आईजी को आईजी के लिए यूज करो। क्या आईजीएसटी का क्रेडिट मैं सीजी एसजी यूजी सबके लिए यूज कर सकता हूं, हाँ, आईजी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। क्वेश्चन यहां से आते हैं, आर्टिकल नंबर पूछ सकते हैं, उन 5 गुड्स की बात कर सकते हैं, क्रॉस ट्रांसफर के क्रेडिट की बात कर सकते हैं, और अब तो अमेंडमेंट भी हुई है, बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज करना। चैप्टर नंबर 2 सप्लाई, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, कराऊंगा अगली क्लास में। सप्लाई क्या होता है, एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। हम ना एग्जाम में सिर्फ सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं, आईजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट नहीं पढ़ते हम लोग, पर वो डिट्टो सेम होते हैं, जो सीजी ने लिखा है वो एसजी ने लिखा होता है, पर हमारे एग्जाम के लिए कौन सा वैलिड है, सीजीएसटी एक्ट। देखो मैंने आपको बोला ना, सेल करूंगा तो जीएसटी आएगा, पर सेल नहीं, इसे बोला जाता है सप्लाई। यानी कि जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है बच्चे, सप्लाई। सर टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट मतलब ऐसी घटना, ऐसा इवेंट जिसके होने पे जीएसटी आता है। जैसे इनकम टैक्स में क्या था, इनकम अर्न करी तो टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ गई। इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है, इनकम अर्न करना। जीएसटी कब आता है, जब सप्लाई करते हो। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई करना। ठीक है सर, सेक्शन 7 बताएगा सप्लाई के बारे में, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, एक फ्लो बना के दे रहा हूं, करेंगे अगले क्लास में। देखो सेक्शन 7 के ना 3 पार्ट्स हैं तो 4, चौथे को छोड़ दो। सेक्शन 7 के 3 पार्ट्स हैं, 7 सबसेक्शन 1, 7 सबसेक्शन 1A, 7 सबसेक्शन 2। 7 के 3 पार्ट्स, बहुत ध्यान सुनना, ये क्या आएगा, 7 सबसेक्शन 1, 7 सबसेक्शन 1A, 7 सबसेक्शन 2। 7 सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉज हैं, A, B और C। 7 सबसेक्शन 1 के बच्चे 3 क्लॉज हैं, A, B और C। 7 सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉज A, B, C। 7 सबसेक्शन 1 बताता है क्या सप्लाई बनेगा। 7 सबसेक्शन 1 क्या बताता है, क्या सप्लाई बनेगा। तो क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी में पढ़ेंगे क्या सप्लाई बनेगा। अब 7 सबसेक्शन 1 खत्म हो गया, उसके क्लॉज ए बी सी ने बता दिया क्या सप्लाई है, पर अब 7(1)(a) आके बताएगा भाई साहब जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई बना चुका है वो गुड्स की है या सर्विस की है, क्लासिफाई तो करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग जीएसटी के रेट हैं, गुड पे अलग, सर्विस पे अलग। तो 7 सबसेक्शन ए में वही आएगा जो 7 सबसेक्शन 1 में सप्लाई बन चुका है। सप्लाई बन गया या खाली क्लासिफिकेशन है कि गुड्स की है या सर्विस की, गुड्स की है या सर्विस की। और 7 सबसेक्शन 2 बताएगा कि हमारे छोटे भाई 7 सबसेक्शन 1 ने चाहे कुछ भी बोला हो, 7 सबसेक्शन 2 बोलेगा 7 सबसेक्शन 1 हमारे छोटे भाई ने चाहे कुछ भी बोला हो, पर अगर मैं बोलूंगा ये सप्लाई नहीं है तो नहीं है, क्योंकि 7 सबसेक्शन 2 बताता है नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट। ये था आपका सेक्शन 7 का फ्लो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या सप्लाई है, इसके 3 क्लॉज ए बी सी,
ए बी सी। 7 सबसेक्शन 1 क्या सप्लाई है, इसके 3 क्लॉज ए बी सी। 7 सबसेक्शन 1A जो सप्लाई बन चुका है वो गुड्स का है या सर्विस का है, क्लासिफाई करके देगा 7(1)(a। 7 सबसेक्शन 2 देगा नेगेटिव लिस्ट कि क्या सप्लाई नहीं है। तो पावरफुल क्या हुआ, 7(1) या 7(2)? 7(2) पावरफुल हुआ। 7(2) में लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग 7 सबसेक्शन 1 जो कहता है कैन दे रे कहने दे। 7(2) ने बोला सप्लाई नहीं तो नहीं। ये आपका फ्लो अगले चैप्टर का। जब मैं 7 सबसेक्शन 1 पढ़ा रहा हूं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, तो मैं बताऊंगा क्या सप्लाई है, किस पे जीएसटी आना चाहिए। 7(1) कंप्लीट हो गया, जो सप्लाई नहीं है वो तो गया, जो सप्लाई है अब 7 सबसेक्शन 1A बताएगा जो सप्लाई बन चुका है वो गुड्स की है या सर्विस की है। 7 सबसेक्शन 2 बताएगा जो सप्लाई नहीं है वो नेगेटिव लिस्ट है। हो सकता है 7(1) से कुछ चीजें बाहर कर दे या कुछ चीज जनरली बाहर होती हो, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एक छोटी सी बात बताओ, 7(1)(a) क्या करता है, 7 सबसेक्शन 1A क्या करता है? सर एक क्लासिफाई करता है जो सप्लाई बन चुका है वो गुड्स की है या सर्विस की है। तो बताओ कोई चीज अगर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, कोई चीज अगर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई ही नहीं थी तो क्या वो 7 सबसेक्शन 1A में जाएगा? मैंने कहा कोई चीज अगर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई ही नहीं थी क्या वो नीचे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 7(1)(a तो क्लासिफाई करता है क्या सप्लाई गुड्स की है क्या सर्विस की है, और उसके लिए सप्लाई तो बनना चाहिए ना। सप्लाई बनने के लिए 7 सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉज ए बी सी, सप्लाई बन गया तो 1A में जाओगे, और 7(2) क्या बताएगा? नेगेटिव लिस्ट। ये आपके अगले चैप्टर का फ्लो। ठीक है, ठीक है सर। यह हो गया हमारा सेक्शन 1 से चैप्टर 1 कंप्लीट। चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट क्या है? एंट्री नंबर याद करने हैं। जीएसटी कहां से आया? एंट्री से नहीं, आर्टिकल 246A से आया, वो काम का है। काउंसिल का आर्टिकल क्या है? 279A, वो काम का है। उसके बाद 5 ऐसे गुड्स जिन पे आज जीएसटी नहीं है पर काउंसिल बोले तो आ जाएंगे: पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। टोबैको पे आज क्या है? जीएसटी भी है, एक्साइज भी है, बेस्ट टाइम जीएसटी भी है। ठीक है। अल्कोहल पे क्या जीएसटी आ सकता है? कभी नहीं। काउंसिल आ सकती है? नहीं। क्यों? पावर ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो तो आएगा। तो अल्कोहल पे आज क्या है? एक्साइज भी स्टेट गवर्नमेंट का, वैट भी स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सिस्टम बताया मैंने आपको, सीजी का, सीजी से एसजी का, एसजी से यूटी का, यूटी से क्रॉस अलाउड नहीं है, पर आईजीएसटी आ गया तो क्रॉस अलाउड है। ठीक है, ये भी हो गया। अमेंडमेंट क्या थी? दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव अब एक ही यूनियन टेरिटरी है, अलग अलग नहीं है। तो दादरा नगर से अगर सप्लाई हो रहा है दमन एंड दीव में तो एक ही यूटी है, तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगेगा। ठीक है। ऐसे 3 यूनियन टेरिटरी कौन से हैं जो है तो यूटी पर वहां लगता है स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी? दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 7 का फ्लो क्या है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के हैं 3 क्लॉज ए बी सी, ये बताएंगे क्या सप्लाई है। जो सप्लाई बन चुका है वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर क्लासिफाई होगा कि गुड्स की है या सर्विस की है। फिर 7 सबसेक्शन 2 बताएगा जो सप्लाई है ही नहीं। 7(3) भी जान लो बेटा, काम का नहीं है। 7(3) कहता है गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कोई चीज क्लासिफाई होने से रह गई कि गुड्स की है या सर्विस की है, उसको हम अलग से यहां पे लिख के दे देंगे कि ये गुड्स की है, सर्विस की है। यानी 7 सबसेक्शन 3 भी क्लासिफिकेशन ही करता है, पर अभी तक कुछ क्लासिफाई नहीं किया है, इसलिए काम का नहीं है। सारा क्लासिफिकेशन जो हुआ है कि गुड्स की है, सर्विस की है, वो 7 सबसेक्शन 1A के अंदर ही हो गया है। ये था आपका बेटा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 का फ्लो। अगली क्लास में करेंगे चैप्टर नंबर 2। अब आपका काम शुरू होता है। एमसीक्यू अपलोड करूंगा इसके चैप्टर 1 के, सॉल्व करना। डाउट्स आए, हर पेज पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप करो या मेल करो। दूसरी चीज, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करो, नहीं लगी डिसलाइक कर दो, पर कमेंट करके फीडबैक चाहिए। अगर आपका फीडबैक आता है तो ही फर्दर वीडियोस दूंगा, वरना फर्दर वीडियोस नहीं मिलेंगी। 1 वे कम्युनिकेशन कभी नहीं होता बच्चे, हमेशा 2 वे होता है। आपको सिर्फ ये बताना है लगी तो कैसी लगी, नहीं ऐसी लगी तो क्या अच्छा नहीं लगा, बताओगे? ठीक है, तो वेट करेंगे आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स का। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियो देख रहे होगे तो नीचे लिख रहा होगा सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सीए सीएमए क्लासेस, सब्सक्राइब कर दो और बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि जैसे अगली वीडियो आएगी आपके फोन में नोटिफिकेशन आएगी, आप वीडियो देख सकते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपके 3 काम: लाइक करना,
कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।